प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो आज की इस बेहतरीन सी अमेजिंग सी क्लास के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा अपने सभी प्यारे भाई बहनों के साथ हमारे केमिस्ट्री का वायरल मॉडल पेपर, यानी कि मैं आज केमिस्ट्री यानी कि हमारे रसायन विज्ञान का सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा। तो जो मेरा प्यारा भाई बहन इस चैनल पर नया है तो एक सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो, और जो मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और आप सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बनाना चाहता हूं। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं बिल्कुल पेपर पैटर्न के वाइज आपको कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करूंगा, कंप्लीट वायरल मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा। हमारे मॉडल पेपर के अंदर 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस जो भी आते हैं सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हमारा जो 1-1 नंबर वाले एमसीक्यू आते हैं वो हमारे पास 6 एमसीक्यू आते हैं, 6 एमसीक्यू आते हैं। तो 6 एमसीक्यू को मैं बहुत आसान तरीके से डिस्कस करूंगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमसे क्या बोल रहा है कि 180 ग्राम जल में, तो 180 ग्राम जल में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा मॉडल पेपर का सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि 180 ग्राम जल में मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं। तो मोल हम कैसे निकालेंगे? मोल निकालने का सबसे धांसू तरीका मेरे पास क्या होता है कि भार बटे अणु भार। तो n बराबर मेरे पास भार बटे अणु भार। भार मेरे पास 180 ग्राम, तो मेरे पास जल का भार कितना है? जल का भार मेरे पास 180 ग्राम मेरे पास जल का भार है, बटे जल का मेरे पास अणु भार कितना होता है? मेरे पास 18। तो मेरे पास जल का मेरे पास अणु भार 18 यानी कि मेरे पास 10, मेरे पास 10 मोल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे पास 10 मोल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी टेंशन लेने की बात ही नहीं है भाई। जितना पानी है उसका, उसमें जितना पानी मेरे पास भार है, पानी का अणु भार काट दिया, मेरे पास 10 आ गया, तो मेरे पास 10 मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर खा की तरफ, जो हमसे बोल रहा है कि खाद्य पदार्थों के पैकेट में किस प्रकार की गैस का उपयोग किया जाता है। यानी कि मेरे पास जो हम पैकेट्स लेते हैं, चिप्स के पैकेट लेते हैं, बिस्किट के पैकेट्स लेते हैं, जो फूले फूले हमें दिखाई देते हैं, उन पैकेट्स के अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है, उन गैस के बारे में बताना है। क्या उन पैकेट्स के अंदर मेरे पास हाइड्रोजन गैस होती है, या मेरे पास नाइट्रोजन गैस होती है, या मेरे पास ऑक्सीजन गैस होती है, या मेरे पास यहां पर मैं ले सकता हूं फ्लोरीन गैस F2, मैंने फ्लोरीन गैस होती है। तो आप बताओ कौन सी गैस होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहन जो हम पैकेट लेते हैं चिप्स वगैरह के, तो उनके अंदर जो गैस भरी होती है वो होती है हमारे पास नाइट्रोजन गैस। मेरे पास कौन सी गैस होती है? मेरे पास नाइट्रोजन गैस होती है। अब नाइट्रोजन गैस क्यों होती है? जो नाइट्रोजन गैस होती है हमारी, जो उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ होता है उसको सड़ने से बचाती है, लंबे समय तक प्रिजर्व रखती है। तो मेरे पास इसलिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। तो अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट यानी कि अगले वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यानी कि गा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि Fe किस ब्लॉक का तत्व है। जो मेरे पास फेरस है, जो मेरे पास Fe है, फेरस मेरे पास किस ब्लॉक का तत्व है? क्या मेरे पास S ब्लॉक का तत्व है, या मेरे पास P ब्लॉक का तत्व है, या मेरे पास D ब्लॉक का तत्व है, या मेरे पास F ब्लॉक का तत्व है? जो मेरे पास Fe, जो मेरे पास फेरस है, फेरस मेरा क्या होता है? फेरस मेरा जो होता है वो D ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है? फेरस जो होता है हमारा D ब्लॉक का एलिमेंट होता है, सिंपल तरीके से। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो हमारे जो केमिस्ट्री के वायरल पेपर्स होते हैं उनके अंदर केवल और केवल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो 0.34 गलत, इसका राइट आंसर है। 0.76 नहीं, 0.2 बिल्कुल नहीं। तो मेरे पास राइट आंसर जो हो जाएगा वो मेरे पास 0.0 वोल्ट। तो मेरे पास क्या होता है? 0.0 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है। हमारा 5वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि ऐसा यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास जो एल्डिहाइड होता है, जो मेरे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मेरा कभी भी डाइसैकेराइड नहीं होता है। तो आप इनको तुरंत तैयार कर लो, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत
रखो ही नहीं। अब मैं बात करूंगा हमारे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है। जो मेरे पास कैनिजारो अभिक्रिया होती है उसके थ्रू हमारे पास क्या बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको कैनिजारो अभिक्रिया सिखाता हूं कि मेरे पास कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है। मेरे पास क्या है, मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, ये मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है। अब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया हम किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया को कराया तो मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास बनेगा मेथिलनॉल, मेथिल अल्कोहल CH3OH। मतलब मेरे पास क्या बना, जब मैंने फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो मेरे पास मेथिल अल्कोहल बना और यह अभिक्रिया जो है वो मेरे पास कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो मेरे पास ऑप्शन में क्या है, मीथेन बिल्कुल नहीं, मेथिल साइनाइड ये भी नहीं बनेगा, एथिलएमीन ये भी नहीं बनेगा। मतलब मेरा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेथिल अल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को समझ में आ रहे होंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हमारे अगले क्वेश्चंस हमसे क्या बोल रहे हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हमसे क्या बोल रहे हैं कि आगे वाला 2 नंबर क्वेश्चन यानी कि हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। हमारा 2 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अब हम आ चुके हैं हमारे दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ और दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमें चार क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मार्क्स वाले हमारे 4 क्वेश्चंस होंगे। तो हमारा दूसरे नंबर का नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि मोलरता तथा मोललता को उदाहरण सहित समझाइए। तो मैंने आपको 50 बार ये क्वेश्चन कराया है कि मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है और इनका सूत्र भी आपको लिखना है। तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर पाएंगे। तो मोलरता तथा मोललता में उदाहरण सहित अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेंसर्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो मैंने सच बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने नेंसर्ट समीकरण को बहुत बार कराया है, आपको समझाया और सिखाया भी है कि नेंसर्ट समीकरण क्या होता है और नेंसर्ट समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको कराए हुए हैं। तो नेंसर्ट समीकरण पर भी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है और ऐसा ही मॉडल पेपर आपके एग्जाम में आएगा सेम। आप बिल्कुल रट के रख लो, इसको तैयार कर लो, तुरंत तैयार कर लो और इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन भी लेके आऊंगा, उसकी भी चिंता नहीं करनी है, आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलेगा। उसके बाद मेरे पास है कि प्रति परासरण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जो मेरे पास परासरण होता है तो वो तो सभी लोग करा देते हैं, लेकिन जो मेरे पास प्रति परासरण होता है उसको कोई नहीं कराता, रिवर्स ऑस्मोसिस इसको हम बोलते हैं और ये भी हमारा पूरे 2 मार्क्स का टॉपिक होता है, पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद मेरे पास क्या है कि ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया का समीकरण लिखिए। तो जब मेरे पास जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बनता है कब, जब ब्रोमीन जल क्रिया करता है। तो आपको ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनाए, उसमें भी आप ब्रोमीन जल से क्रिया कराओगे। तो आप इस रिएक्शन को बिल्कुल तैयार कर लेना। इन रिएक्शन को मैं तैयार कराऊंगा। मैं कब कराऊंगा, जब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आऊंगा, उसके तब मैं आपको कंप्लीट इसका बिल्कुल आंसर सहित आपको समझाऊंगा भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब मैं बात करूंगा हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि उप सह संयोजी यौगिक व द्विक लवण में अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो सबसे चुनिंदा क्वेश्चन में लेके आया हूं उप सह संयोजी यौगिकों का। मतलब ऐसा क्वेश्चन, अंतर वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। भले ही मोलरता और मोललता में अंतर पूछ ले या फिर गैल्वेनिक सेल और अपघटनी सेल में अंतर पूछ ले या मेरे पास उप सह संयोजी यौगिक और द्विक लवण में अंतर पूछ ले, अंतर जरूर पूछा जाएगा। और आप मान लो कि जो यूपी बोर्ड का पैटर्न है उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं कि कब और कौन सा क्वेश्चन किस सेट में आने के लायक है। तो आप इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको बिल्कुल सही जगह में पहुंचाऊंगा और बहुत बेहतर नंबर दिलाऊंगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल तैयार करेंगे। ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराऊंगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। उसके बाद मेरे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखिए। तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार कराया है, मैंने न्यूमेरिकल भी कराया। मेरे पास क्या होता है, मेरे पास के बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन मेरे पास क्या होगा, अपॉन मेरे पास टी हाफ। तो टी हाफ का मतलब अर्ध आयुकाल, ये मेरे पास वेग स्थिरांक। तो ये मेरे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मेरे पास सूत्र होता है। आप इसको रट लो,
समझ लो, सीख लो, यही मेरे पास सूत्र होता है, आपको बहुत काम आएगा, आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत काम आएगा ये वाला सूत्र। उसके बाद मेरे पास कोलराउस का नियम, तो कोलराउस का नियम कौन कौन नहीं जानता, मैंने कम से कम 10 से 12 बार कोलराउस का नियम और उसके अनुप्रयोग आपको सिखाए हैं कि मेरे पास क्या होता है कि अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यानी कि मेरे पास क्या है, लैम्डा एम इन्फिनिटी इक्वल्स टू मेरे पास क्या होगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी पॉजिटिव प्लस मेरे पास लैम्डा एम इन्फिनिटी मेरे पास नेगेटिव। तो ये मेरे पास कोलराउस लॉ हो गया। इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं कि मेरे पास अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने के लिए, तो इन जगहों पर हम यूज करते हैं हम कोलराउस भाई साहब के नियम को। घ नंबर क्वेश्चन में घ नंबर में क्वेश्चन रिपीट हो गया तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी हमारे धुआंधार क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चंस हैं। आपने अगर गलती से भी, मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आपने गलती से भी क्वेश्चंस को स्किप किया तो आप समझ सकते हैं कि कितना भारी पड़ सकता है। ये एग्जाम के, ये यूपी बोर्ड एग्जाम के सबसे ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सबसे चुने हुए क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। मेरे पास क्या है, मेरे पास क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है, मेरे पास क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, मेरे पास क्या कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 सेकंड बाद मेरे पास न्यूमेरिकल ऐसा आएगा, इस सूत्र से न्यूमेरिकल 100% आएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता 99% विघटित हो जाती है, तो पदार्थ का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केवल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, मेरे पास केवल एक फॉर्मूला है, k इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, k बराबर मेरे पास हो जाएगा 2.303 अपॉन टी। मेरे पास क्या है 2.303 अपॉन टी log 10 का बेस अपॉन a माइनस एक्स। तो मेरे पास अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, अगर आप इस सूत्र को तैयार रखोगे तो ऐसे जो न्यूमेरिकल आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं ना, जिनसे आपको डर लग रहा है, चुटकियों में सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स। कोई घबराने की बात नहीं है, बस एक फॉर्मूला पता है, इसका अगर आपको फॉर्मूला पता है आप इसको चुटकियों में हल कर पाओगे। बहुत आसान है, कोई भी चिंता घबराने की बात नहीं है। नंबर ख हमसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या आप चालकत्व नहीं जानते, क्या आप सेल स्थिरांक नहीं जानते? बिल्कुल आसान है भाई। चालकत्व का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। चालकत्व यानी कि मेरे पास C बराबर मेरे पास क्या है, C बराबर मेरे पास 1/R है, यानी कि मेरे पास प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मेरे पास सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक मेरे पास क्या होता है, सेल के बारे में नहीं जानते तो सेल स्थिरांक बहुत आसान होता है। सेल स्थिरांक यानी कि मेरे पास x, तो सेल स्थिरांक को हम x के द्वारा डिनोट करते हैं, यानी कि x बराबर मेरे पास क्या होता है L अपॉन ए। x बराबर मेरे पास L अपॉन ए। अब ये L अपॉन ए कहां से आ गया मैं समझाता हूं, एक सेकंड। मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कोई एक सेल है, मेरे पास एक सेल है, इस सेल की मेरे पास लंबाई क्या है, इस सेल की लंबाई मेरे पास स्मॉल l है और मेरे पास इसका क्षेत्रफल a है। तो इस सेल की जो लंबाई है मेरे पास स्मॉल l है और इस सेल का क्षेत्रफल मेरे पास a है, तो x बराबर L अपॉन ए, मतलब लंबाई बटे क्षेत्रफल इस सेल का मेरे पास क्या कहलाएगा, सेल स्थिरांक कहलाएगा। इसको हम x के थ्रू डिनोट करते हैं। क्या कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही है भाई, ऐसे ही आपको समझना है, सीखना है। और सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर है ये आपका। उसके बाद मेरे पास क्या है कि हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूं कि 100% आने के चांस है, यानी कि जो मेरे पास अणु संख्यक गुणधर्म होते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, परासरण दाब, ये सारे वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं जो 100% गारंटी वाले क्वेश्चंस होते हैं। आप इन क्वेश्चन को छोड़ के जाओगे तो आप अपनी जिम्मेदारी पर जाओगे। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं लिख कर दे सकता हूं, स्टाम्प पर लिख के दे सकता हूं कि ये क्वेश्चन 100% आएंगे, तो आप इनको गलती से भी स्किप नहीं करोगे। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन कहां पर मिलेगा, इनका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इनका सॉल्यूशन जरूर लेके आऊंगा। उसके बाद हमारी लास्ट नंबर हमारी ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है। मैं बोल रहा हूं कि इस अभिक्रिया से, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बनेगा और इतना सिंपल न्यूमेरिकल ये होता है कि आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, नहीं होगी, मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल नहीं दिक्कत होगी। 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो 80% पूर्ण होने में लगे समय की गणना आपको करनी है। क्या आप समय नहीं निकाल पाओगे? बहुत आसान है समय निकालना, केवल एक फॉर्मूला लगाना है, वो हमें
k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन मेरे पास t log 10 का बेस a अपॉन a माइनस एक्स। तो इस फॉर्मूले से आप कर पाओगे, चुटकियों में कर पाओगे। मेरे पास अब आता है 5वां नंबर का क्वेश्चन, यानी कि मेरे पूरे 4 नंबर वाले क्वेश्चन अब स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए और ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुण लिखिए। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ग्लूकोज के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, ग्लूकोज तो हम चल रहे हैं, ग्लूकोज हमें एनर्जी दे रहा है। तो ग्लूकोज का हमें 3 रासायनिक गुण लिखना है और फ्रक्टोज का हमें संरचना सूत्र लिखना है। इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो मेरे पास संरचना सूत्र लिखना है फ्रक्टोज का और मुझे ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुण लिखने हैं, 3 रासायनिक गुण लिखने हैं। पूरे यहां पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, 4 में 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास है कि एमीन क्या होता है। मेरे पास एमीन क्या है, मेरे पास प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन क्या होता है, आप उससे क्या समझते हो, यह भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे 4 मार्क्स का टॉपिक होता है, पूरे 4 नंबर का टॉपिक होता है। क्या भैया आपको कैसे पता कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपने कैसे पता लगाया? तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने भी केमिस्ट्री के अंदर 95 मार्क्स स्कोर किया है। आपको मैं बिल्कुल दिलाऊंगा, बस आप चिंता मत करो, विश्वास रखो। ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट फंसेंगे। अब तो मैं वही बोलता हूं कि अब इस टाइम आपको रामायण या खिचड़ी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आप मुझ पर विश्वास करो, आपको मैं टॉपर बना सकता हूं और इन 3-4 महीनों में आप बिल्कुल टॉपर बन पाओगे। चिंता नहीं करनी है। बिगेस्ट सरप्राइज आपके लिए प्लान करके रखे हैं, जिनको मैं आपको जरूर बताऊंगा। ऑलमोस्ट 27 तारीख को देखो, मेरी भी बहुत बड़ी समस्याएं आ चुकी हैं, मेरी भी आपको मैं बता नहीं सकता, ऐसी समस्याएं हैं। लेकिन 27 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि एक इतना बड़ा सरप्राइज आएगा कि जो आपकी तैयारी को बिल्कुल हलवा कर देगा। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपके बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो आपको चिंता नहीं करनी है, बस विश्वास के साथ जो मैं करा रहा हूं उनको तैयार करते रहना है। मेरे पास क्या है, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ कराया है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो आपने अगर मेरा वन शॉट देखा होगा, सारे क्वेश्चन वन शॉट से आए हैं। मैं बता रहा हूं, बहुत छोटे वन शॉट्स में लेके आता हूं, लेकिन उन वन शॉट से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होता। आप देखो, ये क्वेश्चन मैंने कराया है और पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। तो आप पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में आए। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा फंस गया। मैंने इस क्वेश्चन को कहां पर कराया है, मैंने उपसह संयोजी यौगिकों में इस क्वेश्चन को कराया है। ये मेरे पास क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। आपने अगर मेरा वन शॉट देखा है तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि भैया आपने ये मेरे को कराया या नहीं। आप लोग खुद मन में सोचो कि जो मैं करा रहा हूं वो एग्जाम में आ रहा है और ये पिछले सालों के पेपर से लाया हुआ क्वेश्चन है। आप मानो इस चीज को, आप बिल्कुल सही जगह पर हो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप संयोजकता आबंध सिद्धांत अभी भी तैयार कर सकते हो मेरे चैनल पर आपको मेरा जो वन शॉट है उपसह संयोजी यौगिकों का, आप उसको तैयार कर लोगे। छोटा वन शॉट है, 30 से 40 मिनट का वन शॉट है, उसमें पूरा चैप्टर स्वाहा हो जाएगा। क्वेश्चन है, यहां से हमारे 4 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो हमारे 4 क्वेश्चन आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। अब आता है हमारा सबसे क्रूशियल पॉइंट, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन। हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन, हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन जो होता है पूरे 5 नंबर का होता है। तो क्यों चिंता करनी, हमें देखना है 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वें नंबर क्वेश्चन में हमें 6वें नंबर क्वेश्चन में का नंबर और खा नंबर करके हमें दिया जाता है। तो का नंबर क्वेश्चन हमारा हमसे क्या बोल रहा है, 6 नंबर के का नंबर क्वेश्चन की तरफ, यानी कि हेलो एल्कीन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। व क्लोरोबेंजीन की मेरे पास वुड्स फिटिक अभिक्रिया और मेरे पास फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को समझाइए। तो ये क्वेश्चन जो है मैं अभी कराऊंगा अपने नेक्स्ट क्लासेस में। इन क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को मैं जरूर कराऊंगा कि मेरे पास हेलो एरीन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और मेरे पास जो है वुड्स फिटिक अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाएं 100% आने वाली अभिक्रियाएं। ये अभिक्रिया भी मेरे पास 100% चांस वाली है
और ये अभिक्रिया भी मेरे 100% चांस वाली है। एक भी ऐसी अभिक्रिया, रद्दी वाली अभिक्रिया एक भी नहीं ली है यहाँ पर, और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में से ली गई हैं। उसके बाद मेरे पास क्या है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पूरी 5 नंबर के क्वेश्चन ये होते हैं। अगर आपको ये वाला नहीं आता तो अथवा करके आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपको ये वाला भी आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है, आप सोच रहे हो कि 5-5 नंबर के हैं मैं दोनों को कर दूं। नंबर नहीं मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। बस आपको क्या करना होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। केवल आपको एक करना होगा जो आपको अच्छे से आता है। बस 5-5 नंबर मिलेंगे आपको। इसी की कैनिजारो अभिक्रिया है, मैंने अभी आपको बताई थी। उसके बाद मेरे पास गाटरमैन कोच अभिक्रिया, उसके बाद मेरे पास एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो ये सारी अभिक्रियाएं मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल आपको बहुत आसान से आसान शब्दों में, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा, चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का खा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो छठवें में का नंबर और खा नंबर आते हैं। तो इसका छठवें का खा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, बोल रहा है कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या बोला जा रहा है हमसे कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको इसमें थ्योरी नहीं लिखनी है, पहली चीज। और ये पांचों रिएक्शन जो आपको दी गई हैं, एक नंबर यहां पर मिलेगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, मतलब 5 नंबर आपको मिलेंगे इन रिएक्शन को करने पर। बिल्कुल भी थ्योरी नहीं लिखनी है, केवल और केवल आपको रिएक्शन लिखनी है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करनी। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है कि एस्टिक अम्ल से एथिल एसीटेट बनाओ, इंपॉर्टेंट है हमारा, 1 नंबर मिलेगा। बस आपको इस हेडिंग को डालना है और सिंपल तरीके से रिएक्शन को लिखना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। क्या आप इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे मुझे बताओ, मैं आपको सिखाता हूं। मेरे पास एस्टिक अम्ल का मतलब क्या होता है, CH3, मेरे पास COOH, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एसिटिक अम्ल है। समझो, रिएक्शन को रटते नहीं है, रिएक्शन को समझो। मेरे पास एसिटिक अम्ल है, प्लस मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है एथिल एसीटेट। तो इसमें मैं एथेनॉल डाल दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें C2H5OH को मैं इसमें डाल दे रहा हूं। तो अब मेरे पास क्या होगा, इसको मैं जब गर्म करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये OH है, मेरे पास ये OH है और ये मेरे पास H है। तो OH और H मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, यानी कि मेरे पास पानी बन जाएगा। तो H2O बन जाएगा, मेरे पास H2O बाहर निकल जाएगा, मेरे पास पानी बाहर निकल जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास ये इतना बचा, मेरे पास ये इतना बचा, ये मेरे पास इतना बचा, CH3COO बचा। मेरे पास क्या बचा, CH3COO मेरे पास बचा। इस साइड मेरे पास C2H5 बचा, मेरे पास C2H5 बचा मेरे पास। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, CH3COO, C2H5 मेरे पास क्या होता है, एथिल एसीटेट होता है। क्या कोई भी दिक्कत हुई, बिल्कुल नहीं हुई। और 1 मिनट से कम टाइम में मैंने 30 से 40 सेकंड के अंदर इसको कर दिया और अपना 1 नंबर पक्का कर लिया। तो आप इन रिएक्शन को बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल कम समय में 5 मिनट के अंदर आप अपने 5 नंबर को पक्के कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो रिएक्शन मैं आपको पढ़ाकर समझाकर भेजूंगा उससे बाहर एक सिंगल रिएक्शन नहीं आएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। ठीक है, तो उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी। मेरे पास एसीटोन से आपको एसीटोन हाइड्राजोन बनाना है, एसिटिक अम्ल से आपको एसिटिल क्लोराइड बनाना है, सिंपल तरीके से। आपको बेंजोइल क्लोराइड से आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है, आपको बेंजोडामाइड से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है। तो सिंपल होते हैं सारे बनाने। अभी आपको टफ इसलिए लग रहे हैं, जिन भाई बहनों को ये रिएक्शन टफ लग रही हैं उन्होंने मेरी जो आपकी स्पेशल क्लासेस आने वाली हैं, आपके लिए एक बेहतरीन स्पेशल क्लासेस आने वाली हैं। अगर आप उन क्लासेस में आओगे तो 100% रिएक्शन को मैं बिल्कुल हलवा बना दूंगा, चुटकियों में आप करना सीख जाओगे। ठीक है, आप 5 नंबर का और बेहतरीन क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये हमसे क्या बोल रहा है कि एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किस प्रकार बनाया जाता है। मेरे पास एनिलीन जो होता है, मेरे पास एनिलीन क्या है, मेरे पास एनिलीन का मतलब ये, मेरे पास बेंजीन के ऊपर मेरे पास क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, ये मेरे पास एनिलीन होता है। तो ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास एनिलीन होता है। तो एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनाए। उसके बाद बोला जा रहा है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को निम्न से कैसे प्राप्त करोगे। मतलब मेरे पास बेंजीन से कैसे बनाए डाइएजोनियम क्लोराइड, मेरे पास क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाए डाइएजोनियम क्लोराइड, मेरे पास नाइट्रोबेंजीन से कैसे बनाए डाइएजोनियम क्लोराइड। और पूरे 5 नंबर के टॉपिक होते हैं, बिल्कुल आसान सी आपको रिएक्शन लिखनी है। आप सोचो कि मैं लंबी लंबी थ्योरी 1.5 पेज में 2 पेज में करूं, कोई मायने नहीं रखता भाई।
आप 1.5 पेज 2 पेज करो, उसका कोई महत्व तो नहीं बनता, आपको बस रिएक्शन टू रिएक्शन लिखना है। और मैंने वही किया था, मैंने लॉन्ग आंसर को, मेरा भले ही एक पेज भरता था लेकिन मेरे केमिस्ट्री के अंदर 95 मार्क्स आए। क्यों? क्योंकि मैंने रिएक्शन टू रिएक्शन लिखा। मैंने बिल्कुल भी कोई भी रामायण को नहीं लिखा। और लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका, बिल्कुल टॉपर स्टाइल में, यूपी बोर्ड के एग्जामिनर जिससे प्रभावित होते हैं उस तरीका को भी मैं आपको बताऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए बस आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको सिखाऊंगा, टाइम बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या अथवा में आपको क्या बोला जा रहा है, अथवा में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब सुन लो आप लोग, संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है कि आपको छोटी, संक्षिप्त का मतलब बहुत विस्तार में नहीं, बिल्कुल संक्षिप्त का मतलब छोटी टिप्पणी आपको करनी है। इसमें आपको रीमन टीमन अभिक्रिया दी गई है। पहली मेरे पास रीमन टीमन अभिक्रिया 2.5 नंबर यहां पर मिलेंगे करने को। उसके बाद मेरे पास विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया 2.5 नंबर मिलेंगे। 2.5 नंबर 5 नंबर की रिएक्शन होगी। तो आप समझो कितना बड़ा वेटेज होता है मेरे पास रिएक्शन का। आप इन रिएक्शंस में क्या करोगे, थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी लिख दोगे, ठीक है। एक एक 2 लाइन थ्योरी लिख दोगे क्योंकि इसमें संक्षिप्त बोला जा रहा है, तो आप थोड़ी थ्योरी लिख दोगे, उसके बाद आप अपनी रिएक्शन को लिख दोगे। तो इस तरीके से आपको करना है। पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो ये हमारी 7वें नंबर का नंबर क्वेश्चन था, 7वें का नंबर क्वेश्चन। लेकिन अब मैं बात करूंगा हमारे 7वें नंबर का खा नंबर क्वेश्चन। मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास 7वें का खा। और आपको केवल केमिस्ट्री के अंदर इतना ही आता है। केमिस्ट्री का सिलेबस भी बहुत छोटा है। केमिस्ट्री के अंदर आपको केवल और केवल 10 चैप्टर पढ़ने होते हैं। टोटल आपके अंदर 10 चैप्टर, आपके पास 10 चैप्टर है। 5 चैप्टर आपके पार्ट 1 में है, 5 चैप्टर आपके पार्ट 1 के अंदर है, 5 चैप्टर आपके पार्ट 2 के अंदर है। तो आपको बहुत लंबा सिलेबस नहीं पढ़ना, बहुत लंबा नहीं पढ़ना, पेपर भी बहुत छोटा आता है। बस आपको उस सिलेबस को बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहना है। और हाँ, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है तो मेरी डेली क्लासेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जिससे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एकदम मास्टर बन जाओगे। कोई चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। मेरे पास क्या है कि एमीन बनाने की 5 विधियां लिखिए, मतलब एमीन बनाने की 5 रिएक्शन लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के हिसाब से। उसके बाद मेरे पास क्या है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वही मैंने बताया, संक्षिप्त का मतलब बहुत छोटी सी टिप्पणी लिखिए कि जल गैस से मेथनॉल कैसे बनाएं, मेरे पास सुक्रोज के किण्वन से अल्कोहल का निर्माण कैसे करें, अल्कोहल का उपयोग क्या होता है। भाई अल्कोहल का उपयोग में आप ये मत लिख देना कि दारू, अल्कोहल का मतलब दारू। अब दारू का यूज तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमें साइंटिफिक यूज लिखना है। अल्कोहल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल मेरे पास जो दारू होती है, जो मेरे पास वाइन होती है, वो अल्कोहल का यूज, जनरल यूज क्या होता है, औषधि के रूप में। लोग मेडिसिन के रूप में शराब को लेते हैं, उसके अलावा लोग मेडिसिन के रूप में शराब को लेते हैं। उसके अलावा जो मेरे पास अल्कोहल है उसका हम यूज विलायक के रूप में करते हैं। तो विलायक के रूप में, औषधि बनाने वाले औषधि के रूप में, तो इस तरीके से हम अल्कोहल का यूज करते हैं। तो आज की क्लास में मैंने कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस किया, जो हमारी केमिस्ट्री का सबसे बेहतरीन मॉडल पेपर है। और हाँ, मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लासेस सरप्राइज प्लान कर ली है। और जो ऐसी क्लासेस होंगी, अगर आप उन क्लासेस को अटेंड करोगे तो 100% दावा है कि एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, पूरा पेपर वहीं से फंसेगा। मैं इस चीज की 100% गारंटी लूंगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और उस सरप्राइज को मैं बहुत जल्दी रिवील करूंगा मेरे प्यारे भाई बहन। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।